Hello dear students, again as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are discussing and studying here the first lesson of social science book of class 7th. Students, we have completed the most of part of this lesson in previous videos. स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन का ज़्यादातर जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है. वी हैव नाउ ए बिट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन. अब अपने पास थोड़ा सा पार्ट बचा है इस लेसन का, एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेसन टुडे. हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें. आई हैव अपलोडेड 6 वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस लेसन. मैंने अभी तक 6 वीडियोज़ इस लेसन के अपलोड कर दिए हैं. सो स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच दीज वीडियोज़, जिन स्टूडेंट्स ने वो 6 वीडियोज़ नहीं देखे हैं उनको पहले पुराने जो मैंने अपलोड किए हैं वीडियो इस लेसन से रिलेटेड उनको देखना चाहिए. और उसके बाद दिस इज़ द 7th एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज ये 7th वीडियो है इस लेसन का. And we are going very slow in this lesson because the teaching and understanding is very important. The explaining and understanding is more and most important thing in the study. पढ़ाई में जब हम बात करते हैं तो टीचिंग की यानी एक्सप्लेन करने की यानी कोई भी चीज़ समझाने की और समझने की जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है. तो यहाँ इसलिए हम लोग इस लेसन को समझते हुए अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द 7th एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. और अब हम शुरू कर रहे हैं इस लेसन का लास्ट पार्ट. और मैं आपको याद दिला दूँ, आई वॉन्ट टू रिकॉल यू दैट दिस लेसन इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी एंड इक्वालिटी इशू. ये जो लेसन है ये संबंधित है समानता के इशू के ऊपर. समानता और असमानता, इस बात के लिए, इस इशू के लिए ये लेसन रिलेटेड है. एंड नाउ द टॉपिक इज, अब जो टॉपिक है अपने सामने वो है इशू ऑफ इक्वलिटी. समानता यानी इक्वलिटी का जो इशू है, जो विषय है, इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे लोकतंत्रों में. अभी तक हमने इस लेसन में ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि भारत में अनइक्वलिटी का जो इशू है वो कंटिन्यू चल रहा है. अभी हालांकि बहुत कमी आई है उसमें. भारत में, इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, भारत जो लोकतंत्र राष्ट्र है, इसमें बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं अनइक्वलिटी को रोकने के लिए, असमानता को रोकने के लिए. और इस लेसन में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े, उदाहरण पढ़े कि कैसे कैसे लोगों के साथ में अनइक्वलिटी का बिहेवियर किया जाता है, लोगों को अनइक्वलिटी ट्रीट किया जाता है. और अब जो बात आ रही है वो ये है कि दूसरे जो डेमोक्रेसीज है, इंडिया में तो काफ़ी कम हो गया है इनइक्वलिटी, लेकिन कुछ मात्रा में अभी भी इनइक्वलिटी रहती है. कई लोग अनइक्वली ट्रीट करते हैं, असमानतापूर्ण व्यवहार करते हैं. लेकिन अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका जो टॉपिक है, उसका मोटो, उसका एम ये है कि हम लोगों को अब ये डिस्कस करना है कि क्या दूसरे देशों में भी अनइक्वलिटी का इशू है या केवल इंडिया में ही है. भारत में तो है, लेकिन क्या दूसरे देशों में भी है, अदर डेमोक्रेसीज में भी ये अनइक्वलिटी का इशू है या नहीं है. लेट्स स्टार्ट नाउ. आइए शुरू करते हैं. यू आर प्रोबेबली वंडरिंग, आप लगभग आश्चर्यचकित होंगे, आप सोचते होंगे, वेदर, क्या इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या इंडिया केवल एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्या इंडिया एकमात्र ऐसा लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है इन विच, जिसमें कि देयर इज इनइक्वलिटी, कि जहाँ पर असमानता है. आप ऐसा सोचते होंगे, लगभग आप आश्चर्यचकित रहते होंगे इस बारे में कि क्या इंडिया में ही इनइक्वलिटी है या कोई दूसरे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं जहाँ पर भी इनइक्वलिटी है. एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और जहाँ पर इक्वलिटी के लिए
स्ट्रगल यानी संघर्ष। और ऐसे भी जो देश हैं जहाँ पर इनइक्वलिटी है, दूसरे देश जहाँ पर जो इक्वलिटी के लिए यानी समानता के लिए स्ट्रगल यानी संघर्ष कंटिन्यूज लगातार है, टू एग्जिस्ट उपस्थिति के लिए यानी जीवित रहने के लिए, अस्तित्व के लिए। ऐसे भी यहाँ पर बात हो रही है, क्या ऐसे भी कंट्रीज़ हैं, ऐसी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये अनइक्वलिटी का इशू अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी लगातार है अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए। द ट्रुथ यानी सत्य, इज यानी है, यानी सत्य यह है दैट की इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बहुत सारे लोकतंत्रात्मक देशों में अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के चारों ओर दुनिया में बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। द इशू ऑफ अनइक्वलिटी, ये जो अनइक्वलिटी यानी असमानता का जो इशू है, कंटिन्यूज टू बी द की इशू, ये एक मुख्य विषय के रूप में, की इशू यानी मुख्य विषय के रूप में वहाँ पर लगातार चल रहा है। अराउंड विच, जिसके चारों ओर कम्युनिटीज स्ट्रगल, समुदाय संघर्ष कर रहे हैं। पूरी दुनिया में और भी ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां पर कि ये जो अनइक्वलिटी का इशू है ये मुख्य विषय के रूप में, की इशू के रूप में अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, और जहां पर कम्युनिटीज़ यानी समुदाय स्ट्रगल कर रहे हैं यानी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए कहते हैं, जिसको हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूएसए, द फुल नेम इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री माना जाता है, बहुत विकसित राष्ट्र माना जाता है, बात अब उसकी हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका है उसमें द अफ्रीकन अमेरिकन्स, वहाँ पर भी कई लोग रहते हैं, अमेरिका में अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन का मतलब है जो बेसिकली यानी मूलतः तो नेटिव तो वो अफ्रीका के थे, यानी मूल निवासी तो वो अफ्रीका के थे, लेकिन बाद में वो अमेरिका में आके रहने लगे। अभी क्यों रहने लगे अभी आएगा और उसका भी रीज़न आएगा। लेकिन ऐसे जो वहाँ के जो नेटिव हैं, जो नेटिव तो अफ्रीकन हैं, लेकिन अब वो बन गए हैं, जो सिटीजन बन गए हैं अमेरिका के, यानी नागरिक बन गए हैं अमेरिका के। ऐसे जो नागरिक हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहते हैं। अफ्रीकी अमेरिकी यानी अमेरिकी तो हैं वो, लेकिन उनकी एक कैटेगरी बना दी, अफ्रीकी अमेरिकन है वो। तो यहाँ पर इसीलिए ये शब्द आया है, द अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकी अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज वर द स्लेव्स, वो गुलाम थे। वो अफ्रीकी जो अमेरिकन हैं उनके जो एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो थे वो स्लेव्स यानी गुलाम थे। हु वर ब्रॉट, जिनको लाया गया था, ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था अमेरिका में। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, वो लगातार कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स, उनके जीवन को वर्णन करने के लिए वो लगातार चल रहे हैं, एज लार्जली अनइक्वल, बड़े तौर पर असमान रूप से। यानी आज भी उनके जीवन में लगातार एक बड़े तौर पर, बड़े रूप में, लार्जली अनइक्वल यानी बड़े तौर पर एक असमान रूप से वो अपने जीवन को वर्णित कर रहे हैं, यानी असमानता के इस माहौल में अभी भी वो बड़े तौर पर जी रहे हैं। दिस, यह, डेस्पाइट द फैक्ट, डेस्पाइट यानी के उपरांत, डेस्पाइट द फैक्ट, दिस यानी यह, डेस्पाइट द फैक्ट, इस फैक्ट के बाद है, ये स्थिति तो इस तथ्य के बाद है। क्या तथ्य के बाद है? दैट की देयर वॉज ए मूवमेंट, कि वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इन द लेट 1950s, 1950 के अंतिम समय में, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स, समान अधिकारों के लिए दबाव बनाने के लिए, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स,
अफ्रीकी अमेरिकनों के लिए समान अधिकारों के लिए दबाव बनाने का एक आंदोलन, एक मूवमेंट 1950 के अंत में वहाँ पर हुआ था। उसके बाद ये कंडीशन है वहाँ। पीरियर ऑफ दिस, इसके पहले पीरियर टू दिस यानी इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे वो ट्रीटेड यानी उनके साथ व्यवहार किया जाता था एक्सट्रीमली अनइक्वली, अत्यधिक असमानतापूर्ण इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में, एंड डिनाइड इक्वलिटी, और ये जो समानता है, इक्वलिटी है, उसको डिनाइड यानी उसको नज़रअंदाज किया था, उसको मना कर दिया गया था। इन द थ्रू लॉ यानी नियम के द्वारा, कानून के द्वारा उनकी जो अनइक्वलिटी जो थी उसको डिनाइड कर दिया गया था, यानी उसको निषेध कर दिया गया था। यानी कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा भी उनको समानता का अधिकार नहीं था। पहले की बात जब चल रही है, 1950 में जो मूवमेंट हुआ उनके राइट्स को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर वहाँ पर, उसके पहले की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर इतना अत्यधिक एक्सट्रीमली उनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाता था उनको, और ये सब कानून के द्वारा डिनाइड किया गया था। कानून के द्वारा इक्वलिटी को डिनाइड किया गया था, यानी कानून में ही ऐसा था कि उनके साथ समानता का व्यवहार करना जरूरी नहीं है, ऐसा लॉ में ही था, वहाँ के कानून में ही ऐसा लिखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस, जब बस से यात्रा कर रहे हैं, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, उनको या तो बस के बैक में यानी पीछे की तरफ सिट यानी बैठना होता था, या तो उनको बस के पीछे की तरफ बैठना होता था, और गेटअप या खड़े होना पड़ता था फ्रॉम देयर सीट, उनकी सीट से। वेनेवर ए वाइट पर्सन, जब भी कोई सफ़ेद व्यक्ति विश्ड टू सिट, बैठने की इच्छा प्रकट करता था, जब कोई गोरा आदमी, अफ्रीकन जो थे वो तो ब्लैक थे, तो जब कोई वहाँ अमेरिका का गोरा आदमी बैठने की विश टू सिट यानी बैठने के लिए इच्छा प्रकट करता था, तो उनको या तो अपनी सीट छोड़ के खड़ा होना पड़ता था या उनको पीछे जाके बैठना होता था। रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन, एक नाम है रोसा पार्क्स, ये एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत थी। 1913 टू 2005 यानी ये 1913 में बॉर्न हुई यानी जन्मी, और 2005 तक इसकी डेथ हो गई। तो ये एक रोसा पार्क्स नाम की एक महिला थी, वो अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे, एक लंबे दिन की थकान से, वो एट वर्क, काम के दौरान लंबे दिन की थकान से के कारण यानी थकान थी उसके, वो बैठी थी बस में। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू गिव अप हर सीट, अपनी सीट देने से उसने मना कर दिया। ऑन ए बस, एक बस में, टू ए वाइट मैन, एक गोरे आदमी को। ऑन 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को उसने एक गोरे आदमी को सीट देने से मना कर दिया। हर रिफ्यूज़ल दैट डे, उसका उस दिन का जो ये रिफ्यूज़ल था, जो उसने मना कर दिया था, ये जो रिफ्यूज़ल था उस दिन का, स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, इसने एक बहुत बड़ी एजिटेशन यानी व्याकुलता वहाँ पर पैदा कर दी। अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, उन असमान तरीकों के खिलाफ। अनइक्वल यानी असमान वेज यानी तरीकों के अगेंस्ट में यानी विरोध में, एक एजिटेशन यानी एक व्याकुलता, उसने, उस घटना ने इस तरह की लोगों के अंदर एक व्याकुलता पैदा कर दी। उसने मना कर दिया कि मैं खड़ी नहीं होंगी। इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड, जिन तरीकों से अफ्रीकन अमेरिकन्स को ट्रीट किया जाता था, उन गलत तरीकों के खिलाफ एक व्याकुलता पैदा हो गई इस घटना के कारण से। 1955 में ये हुआ। एंड विच केम टू बी नॉन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट,
और इसको ये जो व्याकुलता पैदा हुई, वहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ। तो इसके कारण से सिविल राइट्स मूवमेंट यानी नागरिक अधिकारों का आंदोलन, ये सिविल राइट्स मूवमेंट वहाँ पर इस नाम से वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट्स एक्ट, और उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट बना, एक्ट यानी अधिनियम बना, नागरिकों के राइट्स यानी अधिकारों का अधिनियम बना ऑफ 1964 में ये एक्ट बना। वहाँ पर प्रोहिबिटेड, इसने निषेध किया, प्रोहिबिटेड यानी इस बात को निषेध किया, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को। इस 1964 में 1964 में जो वहाँ पर ये सिविल राइट्स एक्ट बना, उसने प्रोहिबिट किया, प्रोहिबिटेड यानी इस बात को निषेध किया, मना किया, इस बात के लिए इसमें मनाही की संविधान में या कानून में, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रेस, समुदाय के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, और नेशनल ओरिजिन या देश ओरिजिन यानी मूल किस देश का है कोई आदमी, मूलतः वो किस देश का है। ओरिजिन का मतलब होता है पैदा होना, पैदाइश, राष्ट्रीय पैदाइश के आधार पर, यानी भले ही वो अफ्रीका में पैदा हुआ है, पैदा कहीं भी हुआ है, ओरिजिन यानी मूलतः वो कहीं का भी है भले ही, लेकिन अब अगर वो अमेरिका का नागरिक बन गया है तो उस आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अलग उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसा उसमें उस जो सिविल राइट्स एक्ट बना उसमें इस बात के लिए इन चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया, प्रोहिबिटेट किया गया, यानी इस बात का निषेध किया गया। इट आल्सो स्टार्टेड, इसने ये भी शुरू किया, दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन, कि सारे स्कूल्स ओपन होंगे टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, अफ्रीकन अमेरिकन जो चिल्ड्रन हैं, जो अफ्रीकी अमेरिकनों के जो बच्चे हैं, उनके लिए सारे स्कूल्स भी ओपन होंगे। एंड दैट दे वुड नॉट लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम, और उनको अब कोई स्पेशल स्कूल अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है जो उनके लिए बनाए गए थे। यानी इससे पहले सिविल राइट्स एक्ट के पहले उनके लिए स्कूलें भी अलग ही थी अफ्रीकी अमेरिकनों के बच्चों के लिए, लेकिन अब इसमें ये इस बात को शामिल किया गया इस एक्ट में कि अब उनको अलग से जो सेटअप की गई स्कूलें हैं उनमें अटेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, हालांकि डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ये नियम बन गया वहाँ पर 1964 में, उसके बावजूद, डेस्पाइट इट यानी इसके बावजूद, ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स, अफ्रीकी अमेरिकनों की एक मेजोरिटी यानी उनकी बड़ी संख्या, कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, कंट्री में जो पुअरेस्ट थे, सबसे गरीब थे, उनमें वो बने रहे। यानी सारी उनके साथ समानता की बातें इंक्लूड कर ली गई संविधान में, लेकिन फिर भी वो जो सबसे गरीब तबका था अमेरिका का, उसमें ही वो लोग बने रहे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स। ज़्यादातर जो अफ्रीकी अमेरिकन्स के बच्चे थे वो अफोर्ड कर सकते थे, वो उनको अफोर्ड करना यानी उन केवल वहीं जा सकते थे। टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, केवल सरकारी स्कूल में ही वो अटेंड कर सकते थे, ज़्यादातर उनके बच्चे वही अफोर्ड कर सकते। अफोर्ड करना मतलब जिसको अपन कहते हैं कि लोकल लैंग्वेज में कहें तो पोसाना, कि उतना ही पोसाता था उनको, या उतना ही वो पैसा था उनके पास कि वो उन्हीं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ही जा पाते थे। अफोर्ड करना मतलब होता है कि मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, यानी कि मैं इतनी चीज़ खरीद सकता हूँ, उसकी हैसियत, उसकी लिमिट जो दर्शाता है। अफोर्ड करना यानी लिमिट उसकी इतनी है कोई चीज़ करने की।
तो ये इतना ही अफोर्ड कर सकते थे उनके बच्चे, ये सब कानून बनने के बाद भी, कि वो या तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल को अटेंड करना ही वो अफोर्ड कर सकते थे, दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़, जिनमें बहुत कमज़ोर फैसिलिटीज़ थी, थोड़ी बहुत ही फैसिलिटीज़ थी, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और बहुत कम योग्यता वाले टीचर थे वहाँ पर, एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, तुलना जब उन गोरे बच्चों की जो स्कूलें थी उनकी तुलना में, हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स, जो कि जाते थे या तो प्राइवेट स्कूल में गोरे बच्चे, और लिव इन एरियाज, या वो ऐसे एरिया में रहते थे वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड, जहाँ पर सरकारी स्कूलें भी इतनी उच्च रेट वाली थी, उच्च गुणवत्ता वाली थी, एज प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल की जैसी सरकारी स्कूलें थी, ऐसे एरिया में या तो वो रहते थे या फिर प्राइवेट स्कूल में ही जाते थे, जो वहाँ के वाइट जो स्टूडेंट्स थे, वाइट स्टूडेंट्स यहाँ पर कहा गया है। ब्लैक और वाइट का बड़ा भेदभाव वहाँ पर चलता था। दिस इज ए बॉक्स इन बिटवीन द लेसन के बीच में ये एक बॉक्स आया है, एक्सर्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्सर्ट का मतलब होता है अंश, ये एक अंश दिया हुआ है, यहाँ पर एक भाग दिया हुआ है आर्टिकल 15, जो कई प्रकार के, हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अपना जो संविधान बना हुआ है, उसमें अलग अलग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनके तहत कई नियमों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 एक समानता का कानून है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 है, उसका एक एक्सर्प्ट यानी एक अंश यहाँ पर दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का निषेध किया गया है, प्रोहिबिशन किया गया है। ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस यानी समुदाय के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, सेक्स यानी लिंग के आधार पर, यानी स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, और प्लेस ऑफ बर्थ या जन्म के स्थान के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको प्रोहिबिशन किया गया है, यानी उसका निषेध किया गया है इस आर्टिकल 15 में। नंबर 1, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, जो स्टेट यानी देश डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के खिलाफ, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, इस आधार पर, किस आधार पर, रिलीजन यानी समुदाय, रेस रिलीजन यानी धर्म, रेस यानी समुदाय, कास्ट यानी जाति, सेक्स के आधार पर यानी लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के स्थान के आधार पर, और एनी ऑफ देम या किसी भी इनमें से किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव स्टेट नहीं करेगा। यहाँ पर स्टेट का मतलब है देश नहीं करेगा ऐसा। नंबर 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम, ये जो जितनी भी चीज़ें बताई गई है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कोई भी सिटीजन नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी कोई भी सिटीजन को इस आधार पर भेदभाव उसके साथ नहीं किया जाएगा। टू बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू, यानी उसकी डिसएबिलिटी यानी उसकी अयोग्यता, लाइबिलिटी यानी उसको जो चीज़ें चुकानी है उसके आधार पर, रेस्ट्रिक्शन यानी कोई रोक हो या कोई कंडीशन हो, यानी इन चीज़ों के छोड़ करके, यानी अब जैसे कोई समुदाय भले ही वो कोई सा भी हो, लेकिन जो उसकी डिसएबिलिटी है, मान लो कोई आदमी कोई काम कर ही नहीं सकता, उसकी डिसएबिलिटी है तो उसको तो रुकना ही पड़ेगा, कहीं भी उसको तो रोका ही जाएगा। या लाइबिलिटी है, मान लो कहीं पर कोई चीज़ चुकानी है, कोई चीज़ फीस देनी है, अब वो फीस नहीं दे पाएगा तो उसको तो रोका ही जाएगा। रेस्ट्रिक्शन यानी कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, कोई प्रतिबंध लगा हुआ है कहीं पर जाने से, तो ये थोड़ी है कि कोई समुदाय विशेष का कह देगा नहीं साहब मैं तो फलाना समुदाय का हूँ, मैं तो फलानी जाति का हूँ, मुझे तो जाने दो। तो प्रतिबंध के आधार पर, डिसएबिलिटी यानी उसकी अयोग्यता के आधार पर,
लाइबिलिटी यानी कोई फीस वीस चुकानी हो उसके आधार पर, रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध के आधार पर, या कंडीशन हो, कोई ऐसी कंडीशन लगाई हुई हो कहीं पर कि शर्त लगाई हुई हो, भाई ये शर्त पूरी करोगे तो ये काम करने देंगे, तो इनको छोड़कर किसी को भी रोका नहीं जाएगा किसी भी आधार पर। किस किस जगह नहीं रोका जाएगा? ए, एक्सेस टू शॉप्स, दुकानों पर पहुंच, दुकानों, पब्लिक रेस्टोरेंट यानी जो जनता के लिए जो भी पब्लिक यानी लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट यानी खाने पीने की दुकानें हैं उनमें, होटल्स यानी होटलों में, एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और जो जनता के लिए जो मनोरंजन की जगह बनाई हुई है जैसे सिनेमा घर है या कोई सर्कस है, जो भी है, तो एंटरटेनमेंट की जो जगह है या फिर होटलें हैं, जो रेस्टोरेंट है खाना खाने के, और शॉप्स यानी दुकानें हैं, इन तक पहुंच रहेगी सबकी। एक्सेस यानी पहुंच सकेंगे सब लोग, किसी को भी इन किसी आधार पर रोका नहीं जा सकेगा, ये नियम कानून में है। हाँ, अगर वहाँ पर कोई डिसेबिलिटी है किसी की लाइबिलिटी है, किसी का रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगा हुआ है, इन चीज़ों के अलावा किसी को भी रोका नहीं जाएगा। अब मान लो कोई कह दे कि भाई मेरे को तो रोका जा रहा है, मैं तो खाना खाऊंगा फ्री में किसी रेस्टोरेंट में, मैं तो होटल में जाके फ्री में रहूँगा, मुझे रोकेगा कौन? मेरा नियम बना हुआ है, किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी कि अगर किसी की डिसेबिलिटी है, किसी की लाइबिलिटी यानी किसी को कुछ चुकाने की जगह है, रेस्ट्रिक्शन, किसी पे प्रतिबंध लगा हुआ है। अब कोई कहेगा मैं तो भाई सीधा ही प्रधानमंत्री के कमरे में जाऊँगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है, या मैं कहीं भी घुसूंगा, मैं तो किसी होटल के किसी भी कमरे में चला जाऊंगा बिना रोके टोके, कौन रोकेगा? कानून बना हुआ है। तो प्रतिबंध जहां पर लगे हुए हैं, जिन चीज़ों के लिए हैं, शर्तें हैं जिन चीज़ों की, उनको तो पालन करना ही पड़ेगा। तो ये तो है ही, उसके अलावा किसी को भी, इनके अलावा किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन आधार पर रोका नहीं जा सकता। या द यूज ऑफ वेल्स, कुओं के उपयोग में, टैंक्स यानी टंकियों के उपयोग में, बाथिंग घाट्स, जो घाट बने हुए होते हैं उनके उपयोग में, रोड्स यानी रोड, सड़कों के उपयोग में, एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, और जो पब्लिक जनता के उपयोग की जो चीज़ें हैं वहाँ पर, मेंटेन्ड होली यानी पूर्ण रूप से, ऐसी चीज़ें जो पूर्ण रूप से मेंटेन की गई है, और पार्टली या आंशिक रूप से, पार्टली यानी आंशिक रूप से मेंटेन की गई है, आउट ऑफ स्टेट फंड्स, जो देश के पैसे से पूर्ण रूप से संचालित है या आंशिक रूप से संचालित है इन चीज़ों, ऑफ और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पीपल, या देश में कुछ ऐसी जगहें जो जनरल पीपल के लिए यानी सामान्य लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जिनको डेडिकेट कर दिया गया है यानी समर्पित कर दिया गया है, ऐसी जगहों पे, या सरकार के पैसे से बनी हुई है पूरी तरह से, या फिर आंशिक रूप से सरकार के पैसे से बनी हुई है, ऐसी जगहों पर भी जाने के लिए किसी को रोका नहीं जाएगा। तो ये एक आर्टिकल 15 का कुछ एक एक्सर्प्ट यानी अंश दिया हुआ है यहाँ पर आर्टिकल 15 में। तो यहाँ पर बताया गया है कि किन किन आधारों पर किसी को रोका नहीं जाएगा, भले ही वो किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी सेक्स का हो, किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो, तो उसको किसी को भी रोका नहीं जाएगा। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन इज चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का चैलेंज यानी क्या होता है? चुनौती, लोकतंत्र की चुनौती। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड, किसी भी कंट्री को वर्णित नहीं किया जा सकता एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कि कोई कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक है, ऐसा किसी भी देश के बारे में नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स, हमेशा कुछ ऐसे समुदाय यानी कम्युनिटीज यानी कुछ ऐसे समुदाय रहते हैं, एंड इंडिविजुअल्स यानी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि ट्राई करते रहते हैं, जो कोशिश करते रहते हैं, टू एक्सपेंड, विस्तार करने की, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो ये लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र का जो विचार है,
ये समानता का जो विचार है, इस आइडिया को एक्सपेंड करने के लिए, इस आइडिया को विस्तारित करने के लिए कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जो हमेशा ट्राई करते रहते हैं एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी, और कोशिश करते रहते हैं ज़्यादा पहचान के लिए, समानता की ज़्यादा पहचान हो, ग्रेटर रिकग्नाइजेशन, ग्रेटर यानी और भी ज़्यादा, रिकग्नाइजेशन यानी पहचान हो, ऑफ इक्वलिटी, समानता के आधार पर पहचाने जाएं लोग, ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज़। जैसे नए नए इश्यूज, नए नए विषय आते रहते हैं, वैसे ही इस इशू के बारे में, इक्वलिटी अनइक्वलिटी के इशू के बारे में भी वो ज़्यादा अच्छी तरह से लोग समान रूप से पहचाने जाएं, इसके लिए प्रयास करते रहते हैं कुछ लोग। सेंट्रल टू दिस, इसका केंद्रीय मुख्य बात ये है, द स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, कि सारे लोगों की जो रिकग्नाइजेशन है, जो पहचान है, ऑफ ऑल पर्सन्स, सभी लोगों की, एज इक्वल, समान रूप से। स्ट्रगल फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ द ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन, और उनकी जो डिग्निटी है लोगों की, लोग समान रूप से पहचाने जाएं, किसी अलग रूप में कोई नहीं पहचाना जाए, सब समान रूप से रिकग्नाइज किए जाएं, और उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो आत्मसम्मान है, टू बी मेंटेन्ड, वो मेंटेन रहे, वो बना रहे। इसलिए कई लोग और कई जो कम्युनिटीज़ हैं वो ट्राई करते रहते हैं। इन दिस बुक, इस बुक में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे, अबाउट हाउ दिस इशू ऑफ इक्वलिटी, कि कैसे ये इक्वलिटी का जो इशू है अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, डेली लाइव्स, कि रोज़ाना की ज़िंदगी को ये कैसे, रोज़ाना की ज़िंदगी के विभिन्न एस्पेक्ट्स यानी पहलुओं को कैसे ये इफ़ेक्ट करता है, कैसे ये प्रभावित करता है। इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतंत्र भारत में, एज यू रीड दीज चैप्टर्स, जैसा कि आपने इन चैप्टर्स को पढ़ा है, थिंक अबाउट वेदर द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, कि क्या सभी लोगों की जो इक्वलिटी है, समानता है, एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, क्या ये और उनकी जो आत्मसम्मान है वो स्थायी है, क्या वो बना हुआ है। इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर आप सोचिए कि क्या सभी लोगों का जो समानता है और सभी की जो समानता है वो लोगों के आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए स्थायी है या बनी हुई है। तो ये इस लेसन में हमने स्टूडेंट्स जो मेनली जो इसका सेंट्रल पॉइंट था इस लेसन का, जो मेन जो टॉपिक था इस लेसन का वो था इक्वलिटी। यहाँ पर लेसन का नेम भी यही था, इक्वलिटी, समानता के ऊपर ये पूरा लेसन था। वी हैव रीड द होल लेसन इन 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स में हमने इस लेसन को रीड किया है एंड वी अंडरस्टैंड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ इक्वलिटी। हमने इक्वलिटी के यानी समानता के कई पहलुओं के बारे में समझा और पढ़ा है इस लेसन में। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी इस लेसन में पढ़े इक्वलिटी और अनइक्वलिटी के। नाउ द लेसन इज कंप्लीट स्टूडेंट्स। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय।